हाय, तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम टीजीटी का बैच चला रहे हैं एसएसटी का। और अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल को डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन कर सकते हैं। इस क्लास में हम आपको इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स बताने वाले हैं। इकोनॉमिक्स के अंदर जो भी चीजें आती हैं, अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है या नहीं पढ़ी है तो टीजीटी, एसएसटी, हरियाणा एचटेट के लिए और जो हरियाणा के अंदर सीईटी का एग्जाम है उसके लिए हम आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाने जा रहे हैं। ये क्लास नंबर 1 है। सारी क्लासेस देखिएगा और जो इसके नोट्स और जो इसके एमसीक्यूज वगैरह वो हम आपको पेड ग्रुप में शेयर कर देंगे, जो भी हमारे पेड स्टूडेंट हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। प्री और मेन यानी कि जो आपका एस्टेट होता है लेवल 2 और जो आपका स्क्रीनिंग होता है और आपका जो सीईटी होता है उसका प्री और मेंस दोनों की तैयारी हम आपकी कराएंगे सिंगल फीस के अंदर। तो शुरू करते हैं इस क्लास को बिना देर करे। देखिए, आपका जो हरियाणा का सीईटी का पेपर है जिसमें 56 और 57 यानी कि ग्रुप सी और ग्रुप बी में एक क्वेश्चन आया था जिसमें लिखा था द पॉइंट ऑन विच सप्लाई कर्व which are firm on normal profit is called as। तो ये वाला क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना था और अगर इसका आंसर मैं आपको याद करा दूं तो आप नहीं कर सकते हो। जिस तरह से हम आपको अपने बाकी पीडीएफ देते हैं जैसे कि हिस्ट्री, जैसे कि ज्योग्राफी, जैसे कि इकोनॉमिक्स, जैसे कि एसएसटी, तो इसमें जो इकोनॉमिक्स है ना इसको आपको समझना पड़ेगा, बाकी चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये आप याद नहीं कर सकते, इसको आपको समझना पड़ेगा। इसी तरह एक और क्वेश्चन आया था फिलिप्स कर्व के बारे में पूछा गया था। अगर मैं आपको इसका डायरेक्ट आंसर बता दूं तो आपको शायद फिलिप्स के जो रेजर हैं, जो फिलिप्स कंपनी के जो आयरन वगैरह हैं वो याद आ जाएंगे, लेकिन ऐसा है नहीं। हम आपको सारी चीजें करवा देंगे ताकि एग्जाम में आप वो चीजें करके आए जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनसे आगे रहे आप। ठीक है, अब देखो जो ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी है उसको तो हम ऐसे कवर करा देते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में हमने ये पीडीएफ दे रखे हैं। आपका पूरा सिलेबस कवर है सीईटी और एसएसटी टीजीटी का। ठीक है, इसका बैच में हमारे बैच में मैंने आपका ये पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो कवर है। ऐसे हमें बथेरे पीडीएफ आपको दे रखे हैं और आपको सिर्फ यही पढ़ने हैं। मैंने H7 तक आप देखिए, हिस्ट्री 9 और हिस्ट्री 9 तक हमने यहाँ पे कंप्लीट कराया, चैप्टर 9 तक। ठीक है, और भी हमने आपके सारी चीजें कंप्लीट करवा देंगे। आपका पेपर आने से पहले आपको ये पढ़ते रहना है और हमारी इकोनॉमिक्स की क्लासेस को देखते रहना है। देखिए, इस क्लास में आप जल्दी जल्दी समझना डिमांड क्या है। ठीक है, मांग क्या है, हिंदी में बोलते हैं मांग। मांग भरने वाली मांग नहीं, जो हम मांग करते हैं किसी भी चीज की, जैसे कि गवर्नमेंट जॉब की, उस मांग को क्या बोला जाता है, किस तरह से क्वेश्चन बनेंगे आप देखिएगा। जो आपकी डिमांड होती है वो क्वांटिटी होती है। सबसे पहले तो क्वांटिटी शब्द देखिएगा बस, और समझते रहिए। एग्जाम में जो चीजें आएंगी वो यहीं पे आपको मिल जाएंगी। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। कमोडिटी माने किसी भी चीज की आपको एक क्वांटिटी बतानी पड़ेगी जो एक कंज्यूमर यानी कि जो खरीदता है वो विलिंग कर रहा है। ठीक है, वो चाह रहा है खरीदना उसको, और एबल भी है, मतलब उसके पास पैसा भी है वो चीज खरीदने के लिए। एट अ पर्टिकुलर टाइम और पर्टिकुलर प्राइस होना चाहिए। देखिए, टाइम और प्राइस होना चाहिए, ये चीजें। ठीक है, एक क्वांटिटी एक किसी कमोडिटी की जो एक कंज्यूमर चाहता भी है और खरीद भी सकता है, एक पर्टिकुलर टाइम पे और एक पर्टिकुलर प्राइस पे। ये आपकी डिमांड की डेफिनेशन हो गई। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले आ जाता है इंडिविजुअल डिमांड, यानी कि एक व्यक्ति जो है वो किसी चीज की डिमांड कर रहा है। ये आदमी गया और इसने कहा कि भाई मुझे जो है पार्ले जी का बिस्कुट दे दो, और ये हो गई इसकी इंडिविजुअल डिमांड, एक व्यक्ति की डिमांड। ठीक है, अब इसके डिटर्मिनेंट्स माने क्या क्या चीजें इसको डिटरमाइन करेंगी, कैसे कैसे आप पहचानेंगे कि ये इंडिविजुअल डिमांड है। तो सबसे पहले प्राइस ऑफ द कमोडिटी जो होगी वो हमेशा इनवर्स होगी। ठीक है, इनवर्स का मतलब उल्टी होगी। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं। देखो, सेकंड पॉइंट में ना दो चीजें दी गई हैं, एक दिया गया है सब्स्टिट्यूट, एक दिया गया है कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, सबसे पहले हम पकड़ते हैं सब्स्टिट्यूट का। सब्स्टिट्यूट का मतलब आप समझते हो क्या, कि जैसे अगर आपको टी चाहिए और कॉफी चाहिए, ठीक है, तो दोनों ही पीने के लिए एनर्जी देती हैं थोड़ी बहुत, दोनों में ही कैफीन होता है, लगभग सेम ही होती है दोनों। ठीक है, मैं तो दोनों नहीं पीता हूं। तो कहने का मतलब यह है कि अगर कॉफी का जो प्राइस है वो गिर गया तो टी की जो डिमांड है वो भी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसका प्राइस गिरा है तो इसकी डिमांड बढ़ जाएगी, और जब इसका प्राइस बढ़ा होगा इसके मुताबिक तो इसकी डिमांड गिर जाएगी। समझे मतलब? तो ये हो जाता है सबसे पहले। तो इस वजह से इसमें जो है डायरेक्ट रिलेशन होता है, प्राइस और डिमांड का डायरेक्ट रिलेशन। देखो, तो सेकंड एग्जांपल से समझो, आपके सामने कोका कोला है और आपके सामने पेप्सी है, दोनों लगभग सेम है, काली ड्रिंक, दोनों के अंदर शुगर है, दोनों के अंदर कैफीन है। ठीक है, अगर कोक 20 रुपए की है और पेप्सी जो है हो गई 15 रुपए की, तो आप क्या खरीदने लगेंगे? पेप्सी का क्या गिरा? प्राइस गिर गया, तो आप क्या खरीदने लगेंगे? आप पेप्सी को ज्यादा डिमांड करने लगेंगे, और जो कोक की डिमांड है वो कम हो जाएगी। तो आप देखिए, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है यहाँ पे। ठीक है, और डायरेक्ट रिलेशनशिप को हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं, एक एरो ऐसे, एक एरो ऐसे। ठीक है, अब देखिए, इनवर्स रिलेशनशिप होता है कॉम्प्लीमेंट्री में। इनवर्स देखिए, इनवर्स इस तरह से, कॉम्प्लीमेंट्री में। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? कार और पेट्रोल, ये दोनों एक दूसरे के बिना नहीं चल सकते। जो लोग एक दूसरे के बिना नहीं चल सकते उनको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, तो देखिए, कार जो है, अगर कार का प्राइस बढ़ गया, कार का प्राइस बढ़ गया तो पेट्रोल की डिमांड घट जाएगी, क्योंकि लोग कार खरीदेंगे ही नहीं। तो जब कार नहीं खरीदेंगे तो पेट्रोल भी नहीं खरीदेंगे। और अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया, पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया तो कार की डिमांड घट जाएगी।
इसको बोलते हैं उल्टा और इनवर्स रिलेशनशिप। टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। कैसे होता है? डायरेक्ट। देखिए डायरेक्ट, और डायरेक्ट कैसे होता है कि भाई अगर मान लो आपको अंकल चिप्स पसंद है और आपके सामने लेज है, ठीक है, अब आपको अंकल चिप्स नहीं पसंद आ रहा, आपको लेज पसंद आने लगा, तो आपने लेज की डिमांड बढ़ा दी, ठीक है, लेज की डिमांड बढ़ा दी, तो आपका टेस्ट जैसे ही शिफ्ट करा वैसे ही लेज की डिमांड बढ़ गई, इनकी डिमांड घट गई। तो इस वजह से ये हो जाता है डायरेक्ट रिलेशनशिप। अगले पे आ जाते हैं एक्सपेक्टेशन इन द चेंज इन प्राइस। मान लो कि कल को सरकार ने बोला भाइयों बहनों आज रात 12 बजे से पेट्रोल 200 रुपए का, तो आप क्या करोगे? अपनी सारी गाड़ियां, जितनी भी गाड़ियां आपके पास है, जितने भी टैंकर है, आप कोशिश करोगे जल्दी से जल्दी पेट्रोल खरीदो, ठीक है। तो अगर आपको लगता है फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ा दोगे, अगर आपको लगेगा प्राइस घटेगा तो डिमांड घटा दोगे। डायरेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरी डिमांड जो होती है वो होती है मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड क्या होती है? अभी तक हम एक आदमी की बात कर रहे थे, अब हम यहाँ कई लोगों की बात कर लेते हैं, ठीक है। मार्केट डिमांड, आपके मोहल्ले में कई लोग रहते हैं और उनको क्या चाहिए? उनको चाहिए आटा, दाल, शुगर, ठीक है, जो भी उनको चाहिए वो हो जाती है आपकी मार्केट डिमांड। और मार्केट डिमांड के अंदर देखिए क्या डिटर्मिनेंट्स होते हैं। सबसे पहले हो जाता है साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन। कॉम्पोजिशन का मतलब हो गया कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, जो भी बाइफर्केशन होता है, कितने बच्चे, कितने बुजुर्ग हैं, ठीक है। तो पॉपुलेशन अगर बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, पॉपुलेशन कम होगी तो डिमांड कम होगी, इसलिए डायरेक्ट रिलेशनशिप। एग्जाम में यही पूछा जाएगा डायरेक्ट रिलेशनशिप है या इनवर्स रिलेशनशिप है, सीधा रिलेशनशिप है या उल्टा रिलेशनशिप है, ठीक है। अगला देखिए सीजन एंड वेदर। अगर विंटर का सीजन है तो स्वेटर की डिमांड बढ़ जाएगी, और विंटर का सीजन नहीं है, विंटर का सीजन जा रहा है तो स्वेटर की डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है। तो डायरेक्ट रिलेशनशिप। अगला देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन जो इनकम है अगर आपकी इक्वल है तो डिमांड बढ़ेगी, अनइक्वल है तो नेसेसिटीज की डिमांड। देखिए अगर कोई अंबानी है, देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, अंबानी के पास 100 रुपए, ठीक है, हमारे पास 1 रुपए, ये है अनइक्वल इनकम। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के पास, अंबानी के पास भी 100 रुपए हैं, आपके पास भी 100 रुपए हैं, ठीक है, दोनों के पास बराबर रुपए हैं, तो क्या होगा? दोनों की डिमांड बढ़ेगी। लेकिन अगर दोनों के पास बराबर रुपए नहीं है, अनइक्वल है, तो इसमें 3 तरह की चीजें आ जाती हैं। देखिएगा नेसेसिटीज जो है, जैसे कि आपका रोटी, कपड़ा, मकान, जो आपकी जरूरत की चीजें, उनकी डिमांड तो करेगा आम आदमी। और लग्जरी की अगर बात करें तो लग्जरी की डिमांड आम आदमी में कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाती है आपकी अनइक्वल डिमांड। इसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, वो है स्कैटर्ड डिमांड। लिख लीजिएगा अपने नोट्स में, ये नोट्स हम आपको भेज देंगे, ठीक है। स्कैटर्ड डिमांड, इस तरह के जितने भी नोट है हम पेज बुक पे भेजते रहेंगे। आगे देखिए डिमांड फंक्शन क्या होता है। डिमांड फंक्शन कुछ नहीं होता है, जितने भी डिमांड के आपके, मैं आपको बता दूं, जितने भी डिटर्मिनेंट्स होते हैं उनको dx से डिनोट करते हैं, तो वो डिमांड फंक्शन को लिखते हैं dx। और जितने भी उसके फंक्शन है, f बाहर लिख लिया ब्रैकेट में, प्राइस, इनकम, x, y, z, सारी चीजें हम लोग जो है ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। ये होता है डिमांड फंक्शन, और कुछ नहीं होता है, इसके सिवा आपको कुछ नहीं आता, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रेजेंटेशन क्या होता है, टेक्सचुअल। देखिए ये सब टैबुलर, टेक्सचुअल, ये आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है। आप एक बार देख लो जल्दी जल्दी डिमांड को कैसे प्रेजेंट किया जा सकता है। इंडिविजुअल डिमांड को आप किस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं, मैं जल्दी जल्दी आपको दिखा दे रहा हूँ। उसमें कोई भी आपके एग्जाम में, क्योंकि आपको 11-12 का एग्जाम तो लिखना नहीं है, एमकॉम तो देना नहीं है, तो ये सारी चीजें आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है। लेकिन देख लीजिए प्राइस ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, डिमांड ऐसे 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 बढ़ रही है, तो हमने इस तरह का ग्राफ बना दिया। तो जो लोग इकोनॉमिक्स पढ़े हैं वो ये बात जानते हैं, जो लोग नहीं भी पढ़े हैं तो उनको इतना पता ही होगा कि डिमांड कैसे बना सकते हैं। तो ये आपके एग्जाम का हिस्सा नहीं है। लॉ ऑफ डिमांड पे आ जाते हैं। लॉ ऑफ डिमांड आपके जो इसका हिस्सा है, देखिए इसमें एक लाइन है सेटेरस पेरिबस। ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अदर थिंग रिमेनिंग सेम, ठीक है, बाकी चीजें जो है वो सेम है। अगर बाकी चीजें सेम है, बाकी चीजों का मतलब क्या है? इनकम, प्राइस, कोई भी एक्सपेक्टेशन इन प्राइस नहीं हुआ फ्यूचर में कि रात को मोदी जी ने आके ये नहीं बोला कि पेट्रोल 200 रुपए का हो जाएगा। सारी चीजें नॉर्मल है, जैसे चल रही है वैसे ही चल रही है। अगर वही हो रहा है तो देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप। कौन सा रिलेशनशिप है? इनवर्स। ये एग्जाम में पूछा जाएगा। उल्टा रिलेशनशिप है बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड में। प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगा, प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। यही आपका इनवर्स रिलेशनशिप है जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। और कुछ नहीं है, यहाँ पे एजम्पशन वगैरह लिखें, ये सब आपके टीजीटी पीजीटी एग्जाम में आते हैं, और ये एजम्पशन आप देख लीजिएगा। इट इज ऑल्सो नोन एज द, देखो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इट इज ऑल्सो नोन एज द फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज, टीजीटी वाले बच्चे ध्यान दें, फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज बोला जाता है इसको, ठीक है। रीजंस फॉर लॉ ऑफ डिमांड, मतलब एक चीज पूछी जाती है कि हमेशा इनवर्स रिलेशनशिप का होता है, हमेशा उल्टा। अब आप कहेंगे उल्टा रिलेशनशिप का होता है, तो रीजन देखिए जो अभी मैंने आपको ऊपर बताया था। सबसे पहले तो हो गया सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, पेप्सी वाला एग्जांपल अभी आपको ऊपर दिया था। उसके बाद हो गया हमारा इनकम इफेक्ट, अंबानी वाला एग्जांपल दिया था आपको। मनी इनकम आपको दिया। देखो इकोनॉमिक्स में जब भी मनी की बात आएगी, ठीक है, इनकम की बात आएगी, प्राइस को पी से लिखते हैं, डिमांड को डी से लिखते हैं, इनकम को हमेशा वाई से लिखते हैं, ठीक है, आई से नहीं लिखते हैं इकोनॉमिक्स में। अगर आप आई लिखोगे तो इसका मतलब हो जाता है इंटरेस्ट, ठीक है, तो आई कभी नहीं लिखेंगे आप, इनकम को हमेशा लिखेंगे वाई, ठीक है। तो ये आपके सामने एक क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि
इनकम को कैसे लिखा जा सकता है। और देखिए मनी इनकम को y इज इक्वल्स टू यहाँ पे आपका 400 दिया है और p प्राइस इज इक्वल्स टू 400 दिया है, तो 4 यूनिट आप खरीद सकते हैं। ठीक है, मनी इनकम के बाद आ जाती है आपकी रियल इनकम। रियल इनकम को बोला जाता है परचेजिंग पावर, खरीदने की शक्ति। भाई अगर आपके पास 10 रुपए है जेब में, ठीक है, और पार्ले जी बिस्किट 2 रुपए का एक पैकेट है, तो आप कितने पैकेट खरीद पाओगे? जाहिर सी बात है आप 5 पैकेट खरीद पाओगे। बस इसी को आपकी परचेजिंग पावर बोली जाती है। परचेजिंग पावर ये है कि मैं इतना खरीद सकता हूं, मैं खरीदना नहीं जा रहा हूं, मैं इतना खरीद सकता हूं, बस ये आपकी परचेजिंग पावर हो गई। फिर देखिए जो अगला रीजन होता है वो होता है एडिशनल कस्टमर। अगर ज्यादा कस्टमर आ गए तो ठीक है, 10 लोग पहले 5 रुपए की चीज खरीद रहे थे तो 2 यूनिट खरीद पा रहे हैं, 15 लोग जो है 3 यूनिट खरीद रहे हैं तो 5 यूनिट खरीद पा रहे हैं। और फिर आ जाता है आपका डिफरेंट यूजेस ऑफ द कमोडिटी। एग्जांपल, अगर आपकी एक दुकान है, ठीक है, एक दुकान है आपकी और प्राइस जो मिल्क का मार्केट में चल रहा है वो 50 रुपए है, तो आप कहेंगे यार बहुत ज्यादा मतलब प्राइस है, तो मैं 2 चीजें बना लेता हूँ, एक चाय बना लेता हूँ, एक कॉफी, और इसको बेच दूंगा। ठीक है, तो आप 1 लीटर मिल्क खरीदते हैं, लेकिन जैसे ही प्राइस गिर गया, आपने देखा 40 रुपए हो गया, तो आपने कहा क्यों ना मैं चाय कॉफी के साथ बटर और दही भी बना दूं इसी मिल्क से। ठीक है, तो आपने ज्यादा खरीद लिया, आपने तुरंत 2 लीटर खरीद लिया। और जैसे ही आपने देखा प्राइस और ज्यादा बढ़ गया, 60 रुपए हो गया, तो कहा टी कॉफी छोड़ो यार, हम सीधे से टी बना ले रहे हैं, और आपने सिर्फ कितना दूध खरीदा? आधा लीटर। तो आप देखिए जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा तो फिर आपकी डिमांड भी कम होगी, और जैसे जैसे प्राइस कम होगा तो डिमांड भी आपकी उधर बढ़ जाएगी। देखिएगा यहाँ पे है आपका प्राइस और यहाँ पे आपका क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, ये आपकी डिमांडेड, ठीक है, डी हो गया। तो देखिए जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है क्वांटिटी कम हो रही है, डिमांडेड वाली। एक्सेप्शन देखिए क्या होते हैं, लॉ ऑफ डिमांड के कुछ एक्सेप्शन होते हैं। अब आप कहेंगे कि यार हमेशा क्या ऐसा होगा कि हमारा अगर प्राइस बढ़ा है तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी, क्या हमेशा ऐसा होगा? जी नहीं, हमेशा ऐसा नहीं होगा। कुछ एक्सेप्शन होते हैं जो एग्जाम में आते हैं, जैसे कि हो गया आपका गिफ्ट गुड। ठीक है, गिफ्ट गुड को हिंदी में बोलेंगे सड़क छाप सामान। ठीक है, एकदम जो सड़े हुए, एकदम सस्ते हुए। देखो सड़क छाप सामान क्या होता है, जैसे आईफोन की बात कर लो तो भाई मेरे लिए आईफोन बहुत बड़ी बात है, लेकिन अगर आप विराट कोहली की बात करोगे तो विराट कोहली के लिए आईफोन कुछ नहीं है, हो सकता है वो उठा के फेंक दे। तो ये तो डिटरमाइन करता है किसके लिए क्या है। अगर आप मेरे लिए बात करो तो भाई मेरे लिए डायमंड एक बहुत बढ़िया चीज है, लेकिन अगर आप अंबानी की बात करो तो वही छोटा सा डायमंड उसके लिए एकदम कंकड़ बराबर है, वो फेंक देगा। तो ये तो डिपेंड करता है आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन पे कि क्या है ये। ठीक है, तो ये आप कह नहीं सकते कौन सा सामान सड़क छाप है, लेकिन फिर भी उसके अंदर आपकी इनकम को देखते हुए अगर हम बात करें, अगर हम बात कर लेते हैं जो रास्ते में पड़े हुए कपड़े होते हैं, तो अगर आपकी पैंटालून के कपड़ों की बात करें वर्सेस जो आप सड़क से कपड़ा उठाते हैं, तो सड़क के कपड़ों के अगर दाम गिर जाएंगे तो आपकी डिमांड भी गिरेगी। ऐसा नहीं है कि आप सड़क के कपड़े उठाने लगोगे, आप कहोगे नहीं यार मैं तो पैंटालून से लूंगा, ब्रांड वाले लूंगा। तो ये मैंने एक नॉर्मल एग्जांपल लिया, आप समझ लेना अपने हिसाब से। ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है। ठीक है, फिर आती है आपकी नेसेसिटीज। भाई नेसेसिटीज में हमेशा प्राइस बढ़ जाएगा। देखो अगर आप पहाड़ों पे गए हुए हो, ठीक है, पहाड़ों पे गए हो तो वहां जो मैगी होती है 10 रुपए की, वो भी वहां पे 80 रुपए की, 50 रुपए की मिल जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पे आपको नेसेसिटी आपको मिलेगी नहीं। कोरोना के टाइम क्या हुआ कि कई सारी चीजों के प्राइस बढ़ गए, फिर भी उनकी डिमांड बढ़ी रही, क्योंकि उन्हें पता था ये हमें खरीदना ही खरीदना है, वरना हम मर जाएंगे। तो मरता क्या ना करता, उसे खरीदना पड़ेगा। ये चीज हो गई है। फिर आ जाता है आपका स्टेटस सिंबल। स्टेटस सिंबल में कई लोग बहक जाते हैं, भाई ऐसी हरकतें मत किया करो, नॉर्मल चीजें खरीदा करो, कभी भी बहुत महंगी चीजें मत खरीदा करो। कई लोगों को आईफोन चाहिए होता है, कई लोगों को डायमंड चाहिए होता है। ठीक है, तो ये उनका स्टेटस सिंबल दिखाता है, क्या है, मैं भीड़ से कैसे अलग दिख सकूं। ठीक है, तो इस वजह से वो लोग खरीदते हैं, चाहे वहां पे प्राइस बढ़ ही क्यों ना जाए, लेकिन फिर भी डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, आपने देखा कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, लेकिन स्टेटस सिंबल में ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि वहां प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड भी बढ़ रहा है। ठीक है, उसके बाद आप देखिए फैशन। अगर किसी इंसान को मनीष मल्होत्रा का लहंगा लेना है तो वो मर जाएगा, वो 10 लाख रुपए का भी होगा, कहेगा नहीं मुझे मनीष मल्होत्रा का पहना है। हालांकि उसे नहीं पता कि उसके बाद उसका क्या करेगा, उसका क्या यूज है, कौन सा उस लहंगे के बाद से लोग उसको सेलिब्रिटी मानने लगेंगे। अबे आलिया भट्ट को तो कोई पूछ नहीं रहा, तुमको क्या पूछेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि प्राइस उसका बढ़ जाएगा, फिर भी उसकी डिमांड बढ़ी रहेगी और उन्हें मनीष मल्होत्रा का ही लहंगा खरीदना है। उसके बाद देखिए फियर ऑफ शॉर्टेज। आपको अगर लगने लगे यार ये चीज कम हो सकती है, ठीक है, अब मान लीजिए कि आपके किसी शॉपिंग मॉल के अंदर एक जीन्स आई, ब्लैक कलर का एडिशन आया और आपने कहा ये लिमिटेड एडिशन है, ये ब्लैक जीन्स दोबारा नहीं मिलेगी। ठीक है, जैसे कि अभी आपने देखा था कोविड में टॉयलेट पेपर के लिए लड़ाई हो गई थी ऑस्ट्रेलिया में कि साउथ अफ्रीका में। तो ये सारी चीजें होती हैं। अगर आपको पता है किसी चीज की कमी होने वाली है तो प्राइस जितना बढ़ जाए डिमांड भी उसकी बढ़ जाएगी। उसके बाद देखिए इग्नोरेंस। इग्नोरेंस क्या होता है कि भाई कोई अमेरिकन इंडिया में आया, उसे पता नहीं समोसा कितने का है। ठीक है, यहाँ समोसा 10 रुपए का मिल रहा है, उसको बोल दिया 500 रुपए का है, उसे पता ही नहीं है, तो यहाँ प्राइस भी बढ़ा तब भी डिमांड बढ़ी, क्योंकि उसे पता ही नहीं है। इग्नोरेंस एक चीज होती है। ठीक है, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, यानी कि जो डिमांड कर्व होता है वो कैसे नीचे की तरफ जाता है या ऊपर की तरफ जाता है, वो डिटरमाइन कैसे होगा, अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा। देखो सबसे पहले हम इस ग्राफ को समझने की कोशिश करते हैं अपवर्ड वाले को। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्राइस दिया हुआ है, क्वांटिटी डिमांडेड दिया है। प्राइस जब 10 रुपए है तो क्वांटिटी हो गई आपकी 100 रुपए, और जब प्राइस हुआ आपका बढ़ गया 20 रुपए तो क्वांटिटी हो गई कम। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 10 रुपए है और यहाँ ग्राफ में 20 रुपए है। ठीक है, जब 10 रुपए था तो प्राइस आपका कितना था, 100 ले रहे थे आप, और जैसे ही 20 हुआ तो आपने कितना कर दिया, उसे कम कर दिया। तो ये आपका
ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, ऊपर की तरफ डिमांड कर्व जा रहा है। ये जो भी टीजीटी वाले बच्चे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, अगला होता है आपका डाउनवर्ड। डाउनवर्ड कैसे होगा, देखिए जब प्राइस यहाँ पे 20 रुपए था तो हम 50 रुपए की चीज खरीद रहे थे, लेकिन यहाँ प्राइस गिर गया। देखो यहाँ प्राइस बढ़ रहा था, यहाँ प्राइस गिर गया, ठीक है। तो जैसे ही प्राइस गिरा तो ये नीचे की तरफ जाने लगेगा। जब भी आप इसका ग्राफ बनाओगे तो आप समझ जाओगे, बहुत सिंपल सा ग्राफ होता है इसका, ठीक है। 10 रुपए पहले 20 रुपए था, सबसे पहले यहाँ पॉइंट ए यहाँ पे आ गया, इसमें पॉइंट ए कहाँ पे था, इसमें पॉइंट ए यहाँ पे था, ठीक है। अब आप सबसे पहले इसमें यहाँ खरीद रहे थे, इसमें सबसे पहले यहाँ खरीद रहे हो। ये पहले ही से गिरा हुआ है, ये पहले से उठा हुआ है आगे की तरफ, ठीक है। अब ये पॉइंट बी आ गया इसका, और इसका पॉइंट बी कहाँ गया, नीचे आ गया, तो ये नीचे की तरफ जा रहा है और कुछ नहीं है, ठीक है। अच्छा, यहाँ एक क्वेश्चन पूछा जाता है, अपवर्ड मूवमेंट को बोला जाता है कॉन्ट्रैक्शन, याद रखना, लिख लो कहीं पे, ठीक है। हिंदी वाले बच्चे मेरे ख्याल से एक्सपेंशन को, मेरे ख्याल से कॉन्ट्रैक्शन को संकुचन बोलते हैं, एक्सपेंशन को क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। जो डाउनवर्ड मूवमेंट है उसको बोलते हैं एक्सपेंशन। एक्सपेंशन माने फैलना, ठीक है। डाउनवर्ड मूवमेंट को बोलेंगे हम एक्सपेंशन। ये आपके एग्जाम में आने वाली चीज है, ठीक है। देखिए लास्ट चीज इसमें आती है शिफ्ट इन डिमांड। शिफ्ट इन डिमांड क्या होती है, अलग अलग वजह से होती है। शिफ्ट इन डिमांड आपकी हो सकती है चेंज इन ड्यू टू अदर फैक्टर्स, जो भी हमने आपको ऊपर अदर फैक्टर बताए थे। प्राइस अगर कांस्टेंट है और चेंज इन डिमांड, ठीक है। तो इसका भी हम देख लेते हैं एक बार जल्दी से। आप देखिए, इंक्रीज अगर होती है आपकी डिमांड तो क्या होता है, देखिएगा। अगर आपका पहले प्राइस 10 रुपए था, ठीक है, और आपकी डिमांड हो गई 100 रुपए, लेकिन प्राइस अभी भी 10 रुपए है, लेकिन किसी भी अदर फैक्टर की वजह से कि शॉर्टेज हो गई या फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, आपको लगा कि कल हो सकता है ये ना मिले, या फिर आपको लगे कल इसके प्राइस बढ़ जाएंगे, तो आपने डिमांड किसी भी अदर रीजन की वजह से बढ़ा दी 200। देखिए प्राइस कांस्टेंट है, यहाँ प्राइस देखिए 10 ही रुपए, लेकिन आपकी पहले डिमांड कितनी थी, पहले आपकी डिमांड थी 5, उसके बाद हो गई आपकी 20, माने पहले थी 100 फिर हो गई 200। तो ये आपका आगे की तरफ गया ना, ठीक है। ये आपका डी हो गया, ये D1 हो गया, D1, ठीक है, समझिए इस बात को। और अगर आप डिक्रीज की बात करेंगे, अगर आप डिक्रीज की बात करेंगे तो देखिए क्या होता है। ये आपने ग्राफ बनाया, पहले प्राइस आपका 10 था, फिर 10 था, आपको लगा कि अभी हम 200 हैं, और उसके बाद हमने 100 खरीदना शुरू कर दिया, ठीक है। प्राइस सेम है लेकिन डिमांड आपने कम कर दी, जो हमने ऊपर रीजन बताए थे उसकी वजह से। तो पहले आपकी डिमांड इधर थी, अब आपकी डिमांड इधर आ गई, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन आता है कि जब आपका प्राइस इंक्रीज होता है तो ये हो जाता है राइट वर्ड शिफ्ट, राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है ना, देखिए राइट की तरफ। और जब डिक्रीज होता है तो इसको बोलते हैं लेफ्ट वर्ड शिफ्ट, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन इसमें बनता है। अब अगला टॉपिक हमारे पास है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर आपने इस वीडियो को ज्यादा शेयर और लाइक करा तो हम इसको लेके आएंगे, अगर नहीं करा तो फिर हम उसको प्राइवेट क्लास में डाल के अपने पेड स्टूडेंट को भेज देंगे। तो हम चाहते हैं कि आप अगर ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे तो हम इस क्लास को अगली वाली को लेके आएंगे, ताकि आपका पेपर निकल जाए। और अगर आपने नहीं लाइक करा तो हमारे पेड वाले स्टूडेंट को जो भी प्राइवेट वीडियोज हैं वो मिल जाएंगे। तो मिलते हैं आपसे आने वाले वीडियोस, क्लासेस और लेक्चर्स में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।